स्वागत है दोस्तों। हमारा देश समय के साथ तकनीकी रूप से काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है, लेकिन जैसे तकनीकों का इस्तेमाल काम को आसान बनाता है, वैसे ही तकनीक का अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे किसी को भारी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुलिस अगस्त तक साइबर क्राइम के लगभग 17,000 मामले दर्ज कर चुकी है। ये मामले मई 2019 से अगस्त 2020 के बीच के हैं। देखिए, जो जनरल टेंडेंसी हमें नज़र आई है वो ये है कि ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड से लोग विक्टिम बन रहे हैं वो प्राइमरीली जो सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें कि फ्रॉड करने वाला विक्टिम के दिमाग को मैनिपुलेट करता है, चाहे अपने आप को इम्पर्सनेट करके एज ए बैंक ऑफिशियल या किसी दूसरे प्रीटेक्स्ट पे या किसी फ्रेंड को सोशल मीडिया में इम्पर्सनेट करके पैसे की डिमांड करता है मदद के लिए। तो इस तरह की कारणों से लोग फ्रॉड के विक्टिम बनते हैं रेदर दैन सिस्टमिक फ्रॉड्स। तो सिस्टमिक फ्लॉज नहीं है, लोगों को जो थ्रेट्स की अवेयरनेस नहीं है, कैसे उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है उसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से वो विक्टिम बनते हैं फ्रॉड के। अब समझिए कि साइबर क्राइम होता क्या है और आजकल लोग कैसे इसके शिकार बन रहे हैं। साइबर क्राइम मतलब ऐसा क्राइम जिसके लिए किसी कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। पिछले कुछ सालों से इसका इस्तेमाल ठगी के लिए एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जब तक आपको कुछ समझ में आता है उससे पहले ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो क्रिमिनल्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं सिर्फ नए नए तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। एज़ फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, डेफिनेटली जो टूल्स अवेलेबल हैं नॉर्मली डिजिटल पेमेंट के, उन्हीं टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो QR कोड को स्कैन करने की बात हो, चाहे नेट बैंकिंग के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, UPI से जो बैंक अकाउंट लिंक हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से बनाई गई हैं टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। उन्हीं को वो मिसयूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम है इन चीज़ों के बारे में कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में इनिशिएट होती हैं, कैसे कंप्लीट होती हैं, OTP का क्या महत्व है ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी में, या QR कोड है उसका क्या रेलेवेंस है, उसको स्कैन करने से क्या क्या हो सकता है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस अगर हम कहें, उसकी जो जानकारी है वो सब तक नहीं पहुंची है, और बहुत से लोग हैं जो अभी भी अनभिज्ञ हैं कि मेरे इस एक्शन से क्या नतीजा निकलेगा। उसकी वजह से ये लोग फ्रॉड के विक्टिम बनते हैं। साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए IT एक्ट 2000 बनाया गया, जिसके तहत साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस एक्ट में अपराध के हिसाब से धाराएं जोड़ी जाती हैं, जैसे किसी सिस्टम को हैक करने या डाटा चुराने के आरोप में IT एक्ट की धारा 43 और 66 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 साल की जेल या 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। सिर्फ यही नहीं, अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसमें उम्र कैद तक का प्रावधान भी है। पिछले कुछ सालों में ठगी का एक तरीका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें किसी को भी कॉल करके ये कहा जाता था कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जिसे खोलने के लिए ATM कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, या फिर आपको कुछ पैसों का लालच दिया जाएगा, जैसे कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया है। हेलो, हाँ, ATM कार्ड आपको बंद किया गया सर, चालू करना सर, उसको बंद रखना। आपको मोबाइल मैसेज भेजे सर, मैसेज को चेक नहीं किए। कैसे बंद हुआ? जी, आपको मोबाइल मैसेज भेजे सर, मैसेज को चेक नहीं किए। ATM कार्ड कहाँ आपको रेलवे नंबर करना होगा? ATM कार्ड कहाँ अभी आपका? हाँ, अभी है ना। हाँ, एक्सपायरी डेट कितना सर? आपको मोबाइल मैसेज भेज देगा चालू होने के लिए, एक्सपायरी डेट कितना उसमें? वैलिड तो उसमें 21 का है। हाँ, ATM कार्ड को निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए ATM कार्ड को। हाँ, उसमें तो 21 का ही है ना। हाँ, ATM कार्ड को निकाल लीजिए ना, आपको देख लीजिए ना आपको। हाँ ना, निकाल लिया ना। निकाल लिया? हाँ, निकाल लिया। हाँ, देखिए उसमें 16 का नंबर है, 4 जगह में 16 ग्रुप का नंबर है चालू होने के लिए। कौन सा नंबर? जी, 4 जगह में ATM कार्ड में देखिए जो डेट बताए ना। हाँ हाँ, उसका बीच में देखिए 4 जगह में 16 का नंबर है सर उसमें। हाँ हाँ, है ना। कितना सर? कौन सा नंबर चाहिए क्या? ये 16। जी ATM कार्ड का? जी क्यों? जी, आप तब ना आपको चालू होगा सर। आपको चालू नहीं किया क्या, बंद किया गया? चालू करने में सर बंद रखना, आपको चालू करना है। इसी को फिशिंग भी कहते हैं। इसके बारे में आपने वेब सीरीज जामताड़ा में देखा होगा। इस तरह की कॉल्स अब तक लाखों लोगों को आ चुकी हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा भी चुके हैं।
अब आप सोचेंगे कि हमें तो कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता, हम तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी ठगी के शिकार कुछ आईपीएस अफसर, कई रिटायर्ड आईएएस अफसर और दूसरे बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं। ये लोग ठगी के लिए नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। आजकल एक और नए तरीके का फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं, जिसमें ये लोग किसी भी मजबूत बैकग्राउंड वाले शख्स का फेसबुक अकाउंट बनाकर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को फेसबुक पर मैसेज करके पैसों की मांग करते हैं। क्योंकि पैसे मांगने वाला शख्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसीलिए कोई पैसे देने से मना नहीं करता। जैसे किसी बड़े पुलिस अधिकारी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और उसी की फ्रेंड लिस्ट में से किसी को भी मैसेज करके पैसों की मदद मांगी, तो ऐसे में आपको लगेगा कि इतना बड़ा अधिकारी 10-20 हज़ार रुपये की मांग कर रहा है तो दे देने चाहिए। और कई लोग ऐसा कर भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने उस अधिकारी को फ़ोन करके ये बात कंफर्म कर ली कि ये पैसे आप ही मांग रहे हैं या फिर किसी और ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है। इसके बाद ही ये जो फ्रॉड का नया तरीका है ये सामने आ पाया। ऐसे ही पेटीएम या फ़ोनपे के नाम से आपको फ़ोन आएगा, लेकिन जब भी आपसे वेरिफिकेशन के नाम पे कोई भी बैंक डिटेल मांगी जाए तो उसी वक्त अपने दिमाग की घंटी बजा देना और कॉलर को धन्यवाद कहते हुए फ़ोन काट देना। अगर आपने उसकी बातों को फॉलो किया तो आपके बैंक अकाउंट का खाली होना तो तय ही है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। सर आप संदीप सांडोला बोल रहे हैं? हाँ जी, आपने उस टाइम कॉल किया था तो मैं उस टाइम बिजी था। हाँ बोलिए, क्या हाँ कर सर, रहे थे? मुझे बताना था कि एसबीआई सेंट्रल ब्रांच दिल्ली की तरफ से आपको 5,000 रुपया मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से सर। मैं समझा नहीं, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से आपको एसबीआई सेंट्रल ब्रांच दे रही है 5,000 रुपए, तो क्या आप लेना चाहेंगे? 5,000 रुपये दे रही है? जी सर। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सेंट्रल ब्रांच दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, एसबीआई का। कहाँ से? सेंट्रल ब्रांच दिल्ली, एसबीआई। तो ये आपने मतलब मुझे पैसे मिलेंगे? जी सर, 5,000 रुपए। तो ठीक है, मुझे पेटीएम पर भेज दीजिए या तो फोन पे सर पे। पेटीएम पे नहीं जाएगा सर, ये सारे अकाउंट पे जाएगा सर। कुछ बिहार में, कुछ जोन्स में कुछ लोगों को ही मिल रहा है, तो उसके लिए आपको मुझे आपका 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर बताना पड़ेगा और सीवीवी बताना पड़ेगा और एक्सपायरी डेट बताना पड़ेगा सर। आजकल लोगों को व्हाट्सएप पर एक सरकारी लेटर भेजा जा रहा है जिसमें कस्टम की तरफ से कहा जाता है कि आपको एक गिफ्ट विदेश से आया है, जिसके क्लियरेंस के लिए आपको फीस देनी होगी। क्योंकि लेटर काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल लगता है, इसीलिए सामने वाला गिफ्ट के लालच में पैसे दे भी देता है। कई मामलों में ऐसा भी कहा गया है कि आपका आईफोन 12 कस्टम क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है, जिसके लिए 8 से 10 हज़ार रुपये की फीस देनी होगी, जिसके बाद आईफोन आपको मिल जाएगा। ऐसा सुनकर तो कोई भी खुशी से उछल पड़े, बस यहीं पर आप फंस गए। उनके लेटर और रिसिप्ट इतने ज़्यादा ओरिजिनल लगते हैं कि किसी को भी शक नहीं होता और आप घर बैठे ही ठग लिए जाते हैं। इसी तरह आपको फ़ोन पर कोई लिंक शेयर किया जाएगा और जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। ये ऐप होगी टीम व्यूवर या फिर एनीडेस्क या फिर ऐसी ही कोई और रिमोट ऐप, जिसमें एक नंबर दिया जाता है। अगर वो नंबर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया तो आपके फ़ोन की एक तरह से क्लोनिंग हो जाएगी। कोई भी शख्स आपके फ़ोन में आराम से एक्सेस कर लेगा। उसके बाद आपके बैंक डिटेल्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो शख्स आराम से वहां पर एक्सेस कर लेगा और वो सारी जानकारियां चुरा लेगा। इससे आपको कितना नुकसान होगा ये बात तो हमें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह के फ्रॉड के लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से ही ये फ्रॉड का बिजनेस शुरू कर दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले जो साइबर ठग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बस मोबाइल पर बात करने की कला उन्हें आती है और इसी की मदद से ये लोग अब तक लाखों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। ये तो बात हुई ठगी की, लेकिन साइबर क्राइम की अलग अलग श्रेणियां होती हैं जिन्हें समझ लेना भी बेहद ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया पर आप किसी धर्म के खिलाफ बयान दे देते हैं या फिर देश के खिलाफ कोई बात करते हैं। इसी तरह से अगर सेना के खिलाफ भी अगर आप सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी कर देते हैं तो इसकी अलग श्रेणी होती है। इसी तरह से अगर किसी की तस्वीर सोशल मीडिया से चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी की फ़ोटो को मॉर्फ करके उसे वायरल कर देते हैं तो इसकी श्रेणी अलग होती है। तो ठगी में और इसमें जो फ़र्क है ये भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। कुल मिलाकर ऐसा क्राइम जिसमें किसी नेटवर्क या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और अगर ऐसे क्राइम से बचना चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स की सिक्योरिटी सेटिंग्स को ज़रूर समझ लें
और उन्हें सिक्योर भी ज़रूर कर लें। और हाँ, अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कुछ शेयर ही करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन ठगों से खुद को बचा सकें। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे।